जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं 1.4 स्टेटमेंट जो है दीज 3 स्टूडेंट्स मेजर द लेंथ ऑफ अ नीडल विद अ स्केल ऑन विच मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर and recorded as number 1 0.2145 meter, number 2 0.21 meter, number 3 0.214 meter. Which record is correct and why? I repeat, 3 students measured the length of a needle with a scale on which minimum least count or minimum division is 1 millimeter and recorded as number 1 0.2145 meter, number 2 is 0.21, number 3 0.214 meter. Which record is correct and why? बच्चों 3 स्टूडेंट ने 3 मेजरमेंट्स की हैं. फर्स्ट ने की हुई है जी, आंसर में इसको लिखते हैं. फर्स्ट ने की है जी 0.2145 मीटर. सेकंड की है जी 0.21, ठीक है 214 है, हाँ जी 21 नहीं है. थर्ड ने की है जी 0.214 मीटर. अब हमने बताना है इस तीनों में से करेक्ट कौन सा. अब बताओ लीस्ट काउंट जो हमें दिया गया है, मिनिमम डिवीजन लीस्ट काउंट वो हमें दिया गया 1 मिलीमीटर, ठीक है. इट मींस दैट 0.01 सेंटीमीटर, बल्कि 0.001 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है जी. अच्छा ये हमें जो है बच्चों ये दिया गया है लीस्ट काउंट 0.0 मिलीमीटर, 10 होना चाहिए, 0. मीटर में हो जाएगा, वो सेंटीमीटर में था, मीटर में चला जाएगा, ठीक है. 0.001 मीटर. अब इन तीनों में, क्योंकि ये मीटर में इसलिए लेके आए, ये भी मीटर में, ठीक है, इस वजह से. अब बच्चों इन तीनों में हमने देखना है कौन सी करेक्ट है. अब कौन सी करेक्ट है, अब अगर हम देखें रिजल्ट जो हमने इसमें लिया हुआ है, तो हम देखेंगे लीस्ट काउंट जो है स्केल का, दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्केल, ठीक है. तो इसमें जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो हमारा आना चाहिए इसके डिजिट्स को देख के, क्योंकि कौन सा डिजिट जो है लीस्ट काउंट का वो बेहतर आ रहा है. अब आप देखो कि इसमें लीस्ट काउंट से जो मैचिंग डिजिट है इसके सिग्निफिकेंट फिगर, और इन तीनों में से इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ रहे हैं, 1 2 3. इसमें पहले वाले में 1 2 3 4, दूसरे वाले में 1 2, तीसरे वाले में. तो बच्चों जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है, ठीक है. हमने यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू स्केल, अकॉर्डिंग टू स्केल least division which is 0.001 meter. The correct answer is 0.214 मीटर, ठीक है. क्योंकि इसके नंबर ऑफ डिजिट्स, इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स और जो हमारा लीस्ट काउंट है उसके, ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं, दोनों सेम कर रहे हैं, ठीक है. इस वजह से जो है ये करेक्ट जो है जो मेजरमेंट है वो 0.214 ही है, ठीक है. तो यही हमने इसका आंसर लिखना था, करेक्ट बिकॉज एज मच एज एक्यूरेट, बिकॉज द लेंथ मेजर 3 डेसिमल्स, ये भी आप लिख सकते हो, एंड लेंथ is measured up to 3 decimals point, 3 decimal points, क्योंकि लेंथ जो मेजर की जानी है वो 3 डेसिमल पॉइंट से की जानी है बिकॉज ऑफ द लीस्ट काउंट, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1.5. जी बच्चों 1.5 जो है हम वो करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1.5. जी 1.5 की जो स्टेटमेंट है, एन ओल्ड सेइंग इज दैट अ चेन इज ओनली स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक. व्हाट एनालॉगस स्टेटमेंट कैन यू मेक रिगार्डिंग experimental data used in a computation? I repeat, an old saying is that a chain is only strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding experimental data used in a computation?
जी बच्चों, इसमें एक ना पुरानी कहावत दी गई है कि कोई जो चेन होती है वो उतनी ही ताकतवर होती है जितना कमजोर उसका लिंक होता है, ठीक है, उसका कनेक्शन होता है, उसका जो रिंग्स होते हैं ऐसे। तो इससे एनालॉगस, इससे मिलती जुलती हमने स्टेटमेंट खुद से बनानी है, जिसके अंदर हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा जो कंप्यूटेशन के दरमियान जो है कंप्यूट किया जाता है, कंप्यूटेशन के दरमियान जो मैथमेटिकल डाटा जो है उसका जो रिजल्ट जो है वो हमने उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बताना है, ठीक है। तो इसके मुताबिक हम बताएंगे कि आ रिजल्ट इज ऑब्टेनिंग बाय मैथमेटिकल कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट डाटा इज एज मच एज एक्यूरेट, ठीक है, इज जैसे एज मच एज स्ट्रॉन्ग उसने लिखा हुआ है ना, इज ओनली स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे ओनली भी लिख सकते हैं, इज एज मच एज ओनली स्ट्रॉन्ग, या इज एज मच एज, जैसे ओनली लिखा हुआ है हम एज मच एज एक्यूरेट लिख सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग है हम एक्यूरेट लिख लेंगे क्योंकि हमारा जो कंप्यूटेशन डाटा होता है वो एक्यूरेसी को लिखता है। सो एज मच एज एक्यूरेट, फिर उसने लिखा है एज इट्स वीकेस्ट लिंक, तो हम लिखेंगे एज इट्स लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग या लीस्ट एक्यूरेट एंटिटी, जो मर्जी लिख लें, लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग इन द एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है। सो इसका रिजल्ट आंसर लिखेंगे हम, इसके आंसर में क्या लिखना है, उसके अकॉर्डिंग हमने लिखना है आ रिजल्ट is obtained through या by mathematical रिजल्ट, उसने ये कहा था हमें मैथमेटिकल कंप्यूटेशन, तो मैथमेटिकल एक्सपेरिमेंटेशन computational data is only as strong लिखा था, हम लिखेंगे is as data is as much as accurate as its least accurate रीडिंग या एंटिटी, जो मर्जी लिख लें, रीडिंग इन द कंप्यूटेशनल डाटा, एक्सपेरिमेंटल कंप्यूटेशनल डाटा। तो बच्चों इस तरह जो है आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है, इसको नोट डाउन कर लें, जो कि उससे एनालॉगस बनती है उस स्टेटमेंट के, ठीक है। इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन जी हमारा है 1.6, होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है 1.6। जी बच्चों 1.6 जी 1.6 की जो स्टेटमेंट है बच्चों वो हम पढ़ते हैं सबसे पहले। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। जी बच्चों मैं रिपीट करता हूं, द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड बाय स्टॉप वॉच, व्हाट टाइप ऑफ एरर्स आर पॉसिबल इन द टाइम पीरियड। तो बच्चों जब हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं तो आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा जो स्टॉप वॉच होगा, और दूसरा बंदा हो मैं या आप जो उस टाइम पीरियड को निकाल लेंगे। तो दो तरह का टाइम जो एरर्स है आ सकता है। आंसर में लिखेंगे, क्या लिखना है आंसर में, there are two possible, या there can भी लिख सकते हैं, there are two possible errors can occur, ये लिख लें, ठीक है। नंबर 1 इज सिस्टमैटिक एरर, जो स्टॉप वॉच के अंदर हो सकता है, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। दूसरा जो है पर्सनल एरर, पर्सनल एरर। बच्चों सिस्टमैटिक जो है वो
स्टॉप वॉच के अंदर हो सकता है, उसके अंदर 0 एरर आ सकता है, उसके लीस्ट काउंट में 0 एरर वगैरह, ठीक है। जबकि पर्सनल में जो है इनएक्यूरेट अटेम्प्ट आ सकती है, इनएक्यूरेट अटेम्प्ट आ सकती है, ठीक है। नेग्लिजेंस आ सकता है, इनएक्यूरेट अटेम्प्ट आ सकती है, नेग्लिजेंस आ सकता है, इनएक्सपीरियंस आ सकता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है इन 2 एरर्स में आ सकती हैं जब आप यूज कर रहे हो क्या बड़ा स्टॉप वॉच और मेजर कर रहे हो टाइम पीरियड, तो ये 2 तरह के एरर्स आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। इट्स क्वाइट इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं वो है 1.7। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.7। तो 1.7 की स्टेटमेंट देखते हैं कि 1.7 में क्या पूछा गया है और हमने क्या निकालना है, क्या इसका आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.7। द स्टेटमेंट ऑफ द 1.7 इज, डज अ डायमेंशनल एनालिसिस गिव any information on a constant of a proportionality that may appear in the algebraic expression? Explain. I repeat, does a dimensional analysis give any information on a constant of proportionality that may appear in the algebraic expression? Explain. जी बच्चों, कहा गया है कि जो डायमेंशनल एनालिसिस है, जो हमारा algebraic expression होता है, कोई भी आप टाइम पीरियड का ले लो, आप फोर्स का ले लो, किसी का भी ले लो आप, ठीक है, कोई भी हमारे पास algebraic expression है, किसी की मैथमेटिकल फार्मूला है, ठीक है, तो किसी भी लॉ का है, तो वो उसमें जो कांस्टेंट होता है, जैसे कि हमारे पास के कांस्टेंट है, जैसे हमारे पास जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ईटा हमारे पास स्टोक्स लॉ के अंदर आ जाता है, ठीक है, टाइम पीरियड के अंदर भी कांस्टेंट होता है के, क्या वो कांस्टेंट जो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको, उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है हम ले सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू। तो बच्चों, हमने अभी डायमेंशन एनालिसिस जो एग्जांपल के अंदर किया था, हम देख सकते हैं कांस्टेंट जो होता है वो एक्सप्लेन नहीं हो सकता, कांस्टेंट की वैल्यू हम नहीं निकाल सकते बाय यूजिंग द dimensional analysis. So हम लिखेंगे dimensional analysis does not give any information about the constant proportionality because the constant can only be determined by experimentally or theoretically. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आप लिख सकते हो यहां पे, यही डायमेंशनल analysis does not give any information about constant of proportionality we can only find it by theoretically or experimentally. Okay, we can only determine it, we can only find it by experimentally, theoretically. For example, in Stokes law, F is equal to 6 pi eta r into v, ठीक है। Here 6 pi is numerical constant which cannot obtain or find out by dimensional analysis. ओके बच्चों,
तो डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू जो है हम किसी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते। वी कैन ओनली यूज बाय थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थ्रू जो है इसकी वैल्यू जो निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम करने जा रहे हैं वो है 1.8। इसके टोटल 9 सवाल आते हैं, 9 क्वेश्चंस हैं। हमारा अगला सवाल है 1.8। जी बच्चों 1.8 की जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं। राइट द डायमेंशंस, नंबर 1 प्रेशर एंड डेंसिटी। राइट द डायमेंशंस, हमने डायमेंशंस लिखनी है। नंबर 1 प्रेशर, नंबर 2 डेंसिटी। जी बच्चों डायमेंशन लिखते हैं सबसे पहले। डायमेंशन ऑफ प्रेशर वो हमारे पास आएगी P, प्रेशर लिखेंगे आप। बच्चों प्रेशर हमारे पास क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, इसकी भी डायमेंशन ले लेंगे, ठीक है। तो प्रेशर की हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी फोर्स की डायमेंशन ओवर एरिया की डायमेंशन। तो फोर्स हमारे पास क्या होती है, किलोग्राम मीटर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि एम में, F इक्वल टू एम में, यानी कि एम। ए हमारे पास बच्चों क्या होता है, ए हमारे पास होता है एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बार बार हम पीछे करके आए। और एरिया हमारे पास लेंथ इंटू लेंथ, यानी एल स्क्वायर। तो इसको इकट्ठा लिख लो आप। जब इसको इकट्ठा लिखोगे एम, ये एल -1 हो जाएगा स्क्वायर एक ऊपर जाके, और ये टी स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ द प्रेशर। देखें फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स की हमारे पास क्या होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एरिया एल स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर ऊपर -2 हो जाना है, +1 -2 -1 रह जाना है। ये हमारे पास प्रेशर की आ जाती है। अब हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। जी बच्चों डेंसिटी जो है हमारे पास डी कह लो आप इसे। ये हमारे पास क्या होती है, डेंसिटी रो कह लो इसको, रो से रिप्रेजेंट करते हैं फिजिक्स के अंदर। बच्चों ये डेंसिटी है। डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इनकी भी हमने क्या निकालनी है, डायमेंशन। ये डायमेंशन ऑफ डेंसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी, मैस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो मैस हमारे पास केजी एम, और वॉल्यूम हमारे पास 3 लेंथ एल क्यूब। तो बच्चों डायमेंशन ऑफ डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी m इंटू एल क्यूब इनवर्स, ठीक है। वॉल्यूम हमारे पास क्यूब होता है ना, तो क्यूब इनवर्स हो जाएगी। तो इस तरह जो है बच्चों आपने इस सवाल को आंसर करना है, ठीक है जी। बच्चों हम करने जा रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन जो है 1.9। द वेवलेंथ ऑफ लैम्डा ऑफ वेव डिपेंड्स ऑन द स्पीड v ऑफ द वेव एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f। नोइंग दैट लैम्डा dimension equal L. The second thing is given V dimension, so dimension में दी हुई है। थर्ड की उसने दी हुई है हमें फ्रीक्वेंसी की, एंड फ्रीक्वेंसी टाइम इनवर्स। जी बच्चों उसने ये चीजें हमें दी हुई हैं। उसने कहा है कि लैम्डा वेवलेंथ है, वी स्पीड है और एफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। डिसाइड हमने करना है, डिसाइड हमने करना है कि जी फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है, एफ इज इक्वल टू वी लैम्डा वाला और एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा वाला। बच्चों ये दो फॉर्मूले हैं, इसमें से हमने डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हमने फाइंड आउट करना है कि इसमें से जो डायमेंशन दी हुई है सबकी, ठीक है, हमने फॉर्मूला करेक्ट करना है कि ये वाला ठीक है, ये वाला, दोनों को देख लेते हैं जी। इसके लिए डायमेंशन उसने दी हुई है, ठीक है जी। इसकी डायमेंशन क्या है, पर सेकंड। वेलोसिटी की क्या है जी, लेंथ इनटू पर सेकंड, जबकि ये हमारे पास है लेंथ। तो बच्चों ये हो जाती है टी इनवर्स लेंथ स्क्वायर और टी इनवर्स। तो बच्चों ये दोनों इक्वल नहीं आ रही, ठीक है, इसीलिए ये फॉर्मूला करेक्ट नहीं है।
अब हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, इसका डायमेंशन एनालिसिस देख लेते हैं। डायमेंशन एनालिसिस के थ्रू हम वेरीफाई कर रहे हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है। इसकी क्या है, टाइम इनवर्स, इसकी क्या है, लेंथ, टाइम इनवर्स ओवर लेंथ। तो बच्चों ये लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगी, तो इक्वल आ जाएगा हमारे पास टाइम इनवर्स। तो इस तरह ये वाला हमारे पास क्या है, करेक्ट है। तो हमने डिसाइड करना है सेकंड इज करेक्ट, क्या लिख देना आपने, सेकंड इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जो है आपने इस क्वेश्चन को भी करना है।